सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टाइटल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग जो बुक है उसकी समरी लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 की पूरी समरी बताऊंगा। मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि इस बुक की जो है पूरी समरी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। कुछ चैप्टर जो है वो एक वीडियो में खत्म हो जाएंगे, कुछ चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स होंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप पूरी सीरीज देखना। इसमें क्या है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ यहां पे सीखूंगा। तो दोस्तों बिना आप किसी टाइम वेस्ट के मैं लेके चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और चैप्टर नंबर 1 की समरी जो है हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मार्केट बेसिक्स। यहाँ पे पहले बताया गया द टू काइंड्स ऑफ मार्केट। टू काइंड्स ऑफ मार्केट में जो फर्स्ट मार्केट बताया गया है वो ट्रेंडिंग मार्केट बताया गया है, और जो सेकंड मार्केट है वो रेंजिंग और रेंज बाउंड मार्केट। तो इन दोनों मार्केट के बारे में पढ़ते हैं क्या बताया गया है। तो उससे पहले हम ट्रेंडिंग मार्केट का देखते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइसेस दैट कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन फॉर सिग्निफिकेंट लेंथ और टाइम। When the price keeps moving higher, we call it uptrend, while if the price keep moving lower, it called a downtrend। यानी जब भी प्राइस जो है वो हाइयर हाई मतलब ऊपर की साइड जाता है इसको हम अपट्रेंड बोलते हैं, और जब प्राइस जो है वो नीचे की साइड आता है इसको हम जो है डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इसके अलावा इन एन अपट्रेंड द प्राइसेस मूव्स इन सच अ वे दैट एवरी प्राइस हाई इज हायर देन द प्रीवियस प्राइस हाई एंड ईच प्राइस लो इज आल्सो हायर देन द प्रीवियस लो। यानी जब भी मार्केट जो अपट्रेंड में होता है तो वो हाइयर हाई और हाइयर लो की फॉर्मेशन में होता है इस तरीके से। तो इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये हाई जो है वो इससे ऊपर है, और सेम ये वाला हाई जो है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। और अगर आप लोअर साइड देखोगे तो ये लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, और ये लो जो है वो इस वाले लो से ऊपर है। तो इसको हम हाइयर हाई और हाइयर लो का जो है वो फॉर्मेशन बोलते हैं। और सेम चीज जो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है, हाइयर लो और लोअर लो और लोअर हाई की यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। द रिवर्स हैपेंस इन डाउन ट्रेंड, द प्राइसेस फ्रॉम बोथ लोअर हाइज एंड लोअर लोज इन अ डाउन ट्रेंड। यानी लोअर लो जब प्राइस नीचे की साइड होता है तो एक लोअर लो और लोअर हाई जो है वो फॉर्म जो है वो प्राइस करता है। यानी ये देखो ये वाला हाई जो है, ये हाई जो है वो पिछले हाई से नीचे है, सेम ये वाला हाई जो है वो इस वाले हाई से नीचे है, और सेम ये जो लो है ये लो है जो इस प्रीवियस लो से नीचे है, और ये जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे है। यानी जब डाउन ट्रेंड में भी मार्केट होता है तो एक हाइयर हाइयर लोअर लो और लोअर हाइज की यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें मेनली यही लिखा हुआ है, देयर विल बी अ हॉल्ट्स इन बिटवीन सच बिटवीन द सक्सेसिवली हाइयर और सक्सेसिवली लोअर लेवल्स। Also, there are periods of retracement, namely temporary periods of price moving in direction opposite to the trend. Retracement can be minor dips or deeper correction। मतलब कभी भी अगर प्राइस ऊपर की साइड मूव करे या नीचे की साइड मूव करे तो एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कभी भी प्राइस जो है वो सीधा ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है एक थोड़ा सा हॉल्ट लेता है बीच में, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा पॉज लेगा, फिर ऊपर जाएगा, या फिर एक पुल बैक रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर जाएगा। यानी कभी भी आप इसको स्ट्रेट लाइन में मूव होते हुए प्राइस को नहीं देखोगे। तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल, यहाँ पे चार्ट देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया उस एग्जांपल से समझाया गया है कि ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है। ये वाला हाई देखोगे अप ट्रेंड का ये चार्ट देख रहे हो आप, ये वाला हाई जो है प्रीवियस हाई से ऊपर है, और सेम जो है आप लोअर हाइज में देखो ये जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस लो से वो ऊपर है। और डाउन ट्रेंड में भी आप देखोगे ये आपके सामने लोअर हाई है, ये जो पिछला हाई है उससे नीचे होगा, और फर्स्ट लो और सेकंड लो जो होगा वो प्रीवियस लो से वो जो है नीचे होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अप ट्रेंड में आपको देखने से साफ पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप प्राइस में एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पॉज लिया है। पहले प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट लिया, यहाँ पे पॉज लिया है, साइडवेज गया है मार्केट, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे साइडवेज गया है, फिर यहाँ पे देखो ऊपर गया है, फिर यहाँ पे नीचे की साइड आया है। तो यानी इसके कहने का ऑथर ये कहना चाह रहा है इसमें कि प्राइस कभी भी जो वो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा रिट्रेसमेंट होती है प्राइस में, या फिर हॉल्ट लेता है, मतलब स्लोली जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। और सेम यही चीज आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में। साफ देखने से पता चल रहा है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आप देखो सीधा प्राइस आया नहीं है, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ पे हॉल्ट लिया, पॉज लिया प्राइस ने, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हल्का सा प्राइस जो है साइडवेज गया है। तो कुल मिला के इसमें यही कहा गया है कि जो प्राइस जो है कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इसके अलावा ये भी कहा गया दोस्तों, फॉर डे ट्रेडर्स स्टेइंग विद द ट्रेंड में मीन होल्डिंग
onto the position for a better part of the day. This should be done only when the charts are showing the strongest sign of the trend day and not otherwise. Of course, it goes without saying, if any situation start going against him, the trader should not overstay his, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको जो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें हमें देखने को मिलती है और उसमें जो ट्रेडर को है वो इसमें बने रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक चीज यहाँ पे देखोगे तो इसमें ये भी बताया गया है, ऑन द अदर हैंड इफ एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग इन योर फेवर देन यू शुड नॉट बी इन हरी टू एग्जिट। यानी अगर कोई भी चीज आपके फेवर में वर्क कर रही है, सपोज आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है, वो ट्रेड आपके फेवर में वर्क कर रहा है, तो आपको जल्दबाजी में आके उसमें से एग्जिट नहीं लेना है, उस ट्रेड में बने रहना है। मोस्ट ट्रेडर्स अंडर एस्टिमेट हाउ द रियली स्ट्रॉन्ग मूव्स कैन ओवरशूट ऑल योर टारगेट्स एंड कैन सरप्राइज यू विद मोर गेन्स देन यू कैन इमेजिन। मतलब अगर आप मान लो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया, आप उस ट्रेड में आप बने हुए हो, तो आपको सरप्राइज यहाँ पे आप हो सकते हो कि आपका जो टारगेट है वो कितना ज्यादा यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो अगर आप जल्दबाजी में अगर आप उसमें एग्जिट ना करो तो। यू डोंट वांट टू लेटर रिपीट अबाउट द प्री मैच्योर एग्जिट सो टेक ऑल प्रिकॉशंस and have clear strategies for all situations formulated in your mind in advance. Stay logical, stay on edge, stay sharp to all the changes. मतलब आप कोई भी ट्रेड में अगर बने हुए तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो एक लॉजिकल होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी में एक एज होना चाहिए और आप कोई भी चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओ, ऐसी आपके पास मतलब स्किल्स होने चाहिए। तो यही इसका कंक्लूजन ये है कि आपको किसी भी अगर मान लो कोई ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है तो उस ट्रेंड में बने रहने के लिए आपको जो है ये सारी चीजें आपके आपके पास होनी चाहिए, जितनी भी आपकी लॉजिकल आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एज होना चाहिए। तो आपको जल्दबाजी में किसी ट्रेड में एग्जिट नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं रेंजिंग और रेंज बाउंड मार्केट्स। अभी हमने देखा ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में, अब रेंज बाउंड मार्केट में क्या है? रेंजिंग मार्केट्स आर दोज where stock prices or indices move in such a way that they form successive highs and lows at nearly the same level, unlikely trending markets where successive highs and lows are either higher or lower as described earlier। दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है? रेंज बाउंड मार्केट होती है जैसे मान लो ये एक लेवल है, तो जो भी हाइज एंड लोज जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में था तो ट्रेंडिंग मार्केट में हाइज एंड लोज जो है ऐसे था, ट्रेंड मतलब ऊपर की साइड हो रहा है या फिर डाउन ट्रेंड हो रहा है। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट जो है वो एक रेंज में चलता है, यानी प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस को वापस नीचे आएगा, फिर इस लेवल से वापस ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल से वापस नीचे आएगा, यानी एक रेंज में मार्केट फंस गया है। इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। इसके अलावा दोस्तों द प्राइस मूवमेंट्स इन अ रेंजिंग मार्केट टिपिकली फॉर्म्स टू हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज सम डिस्टेंस अपार्ट। मतलब टू हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, यानी ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस रेंज के अंदर जो प्राइस जो है वो मूव करता है, जिसको कि हम बोलते हैं रेंज मार्केट। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट्स। इसके बाद देखता हूं दोस्तों, दिखाता हूं आपको क्या लिखा है इसमें। मे राइज फॉल विद इन टू बाउंड्रीज, जो कि मैंने आपको बता दिया। देयर कुड बी फेल्ड अटेम्प्ट्स, इसमें लिखा हुआ है देयर कुड बी फेल्ड अटेम्प्ट्स टू ब्रेक आउट फ्रॉम द बाउंड्रीज। व्हेन सच ब्रेकआउट्स फेल टू सी अ फॉलो थ्रू move in same direction, prices again fall back inside the range formed by the boundaries and move towards other end. Such failed breakouts attempts give trading opportunities for a trade towards the other end of the range। मतलब ये देखो दोस्तों, ये जैसे एक रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें ये बोला गया है कि कभी कभार क्या होता है कि जब भी मार्केट जो है वो इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है तो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलता है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद वापस दोबारा मार्केट इसके अंदर आ रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वापस जो है वो अपने दूसरे, यानी जहां से रेंज स्टार्ट हुई थी वापस प्राइस जो है वहां पर जा सकता है। द शॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द मार्केट मूवमेंट, इट इज द फेज व्हेन द मार्केट इज टेकिंग रेस्ट एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ फॉर टेकिंग अनदर लीप। मतलब ये जो साइडवेज मार्केट होती है, ये एक ऐसा फेज होता है जहां पे मार्केट जो है वो रेस्ट लेती है। यानी सपोज आप ये सोच सकते हो मार्केट पहले ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग होने के बाद एक साइडवेज फेज में चला गया मार्केट, यहाँ पर एक रेस्ट ले रहा है मार्केट। रेस्ट लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ से मार्केट तोड़ेगा तो फिर और ऊपर हमें डायरेक्शन मूव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। Sometimes when the range is wide enough, it is possible to take trades within the range. We know that once the price finds supports at the lower end, it will make a move towards the upper end। मतलब इसमें सिंपली अगर ये लोअर एंड है, ये लोअर बाउंड्री, अगर यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा इस रेंज बाउंड मार्केट में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से फिर सपोर्ट लेके प्राइस जो है वो ऊपर की साइड वो जाएगा। सो ट्रेडर्स ऑफन लाइक टू एंटर लॉन्ग एट द बॉटम ऑफ द रेंज विद द टारगेट नियर द टॉप। यानी तो ट्रेडर्स इस साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेडर अपनी पोजीशन कहाँ बनाते हैं? डाउन साइड पे।
यानी ये जो लोअर लेवल है यहाँ पे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे और टारगेट वो रखेंगे ये अपसाइड का, मतलब अपसाइड का जो लेवल हो रहा है रेंज मार्केट में, उसका जो टारगेट रखेंगे और पोजीशन जो बनाएंगे वो डाउन साइड पे यहाँ पे पोजीशन जो डाउन साइड पे जो लेवल होगा यहाँ पर पोजीशन जो है ट्रेडर्स वो क्रिएट करेंगे। Arranging market requires very specific tactics and not easy to trade unless you are very good at accurately timing your moves। मतलब रेंज मार्केट को ट्रेड करने के लिए एक स्किल चाहिए होता है, एक वेरी स्पेसिफिक टैक्टिक्स होता है जो कि हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता, आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। ऑल्सो देयर आर टाइम्स व्हेन द रेंज इज टू नैरो टू बी ट्रेडेबल, इट्स बेस्ट टू वेट ऑन द साइड एंड ऑन द साइड लाइन्स एट सच टाइम्स। कभी कभार क्या होता है, ये जो रेंज होती है ना वो काफी ज्यादा छोटी होती है, तो इसमें ऑथर ये कहना चाह रहा है कि अगर काफी ज्यादा नैरो रेंज है तो बेटर ये है कि आप लोग बाहर वेट करो, ट्रेड इनिशिएट ना करो, जल्दबाजी हर ट्रेड में मत लो और बाहर वेट करो, और वेट करो कि या तो इस रेंज को तोड़े या फिर कोई रेंज बड़ी मिले आप जिसमें ट्रेड ले सको। दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट पेज पे क्या है। ये आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। एशियन पेंट आप देख सकते हो, एशियन पेंट का यहाँ पे चार्ट यहाँ पे ऑथर दिखा रहा है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे पहले प्राइस यहाँ था, यहाँ के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये जो इस चीज को हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट, यानी प्राइस जो है वो एक रेंज में फंस गया है। अब ट्रेडर यहाँ पे कैसे ट्रेड लेता है इस बुक के हिसाब से, वो यहाँ पर बाय करता है और इसका टारगेट रखता है, फिर वो यहाँ पे बाय करेगा, फिर इसका टारगेट रखेगा। सेम अगर उसको डाउन साइड में रिवर्सल ट्रेड लेना है तो यहाँ पे शॉर्ट करेगा, फिर यहाँ पे बाय कर लेगा, फिर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, फिर यहाँ पे जो है वो बेच देगा, आप बाय कर लेगा। तो ये जो है ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये एशियन पेंट का चार्ट है जो इसमें ऑथर ने दिखाया हुआ है। अब जो हमारा टॉपिक आता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर बिहेवियर, तो इसमें ऑथर ये कहना चाह रहा है मार्केट्स आर ड्रिवन बाय द बिहेवियर ऑफ देयर पार्टिसिपेंट्स। इट इज द एक्टिविटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और द लैक ऑफ इट that decides the kind of charts you will see on your screen। मतलब बायर्स और सेलर्स मिलके कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज आपको डिसाइड करती है कि आपके जो चार्ट इस आपके स्क्रीन पे है जो कैसा चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बायर्स यहाँ पे जो भी बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर है वो चार्ट पे जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स कॉल द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्टिव प्लेयर्स एंड सेकंड टाइप ऑफ एक्टिव प्लेयर्स। यहाँ पे दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स की बात की जा रही है। तो पहला पार्टिसिपेंट है वो रिएक्टिव है और जो दूसरा है वो एक्टिव प्लेयर्स है। तो सबसे पहले हम रिएक्टिव प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। रिएक्टिव प्लेयर्स कौन है? तो रिएक्टिव मार्केट प्लेयर्स आर दोज पार्टिसिपेंट्स हु बाय और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक व्हेन दे बिलीव दैट द स्टॉक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज फार अबव और फार बिलो इट्स फेयर वैल्यू। मतलब रिएक्टिव प्लेयर्स वो होते हैं मतलब जो कि जैसे मान लो कोई स्टॉक की एक वैल्यू है, एक मीन वैल्यू है स्टॉक के प्राइस की। रिएक्टिव प्लेयर्स क्या करेंगे कि अगर उनको लगेगा कि भाई ये मीन वैल्यू से स्टॉक प्राइस जो है काफी ज्यादा ऊपर चला गया तो यहाँ पर वो सेल कर देंगे, फिर वो वेट करेंगे कि जो प्राइस है स्टॉक का वो वापस अपने जो फेयर वैल्यू जो है वो वहां पर वापस आए। और सेम ये करते हैं डाउन साइड में। अगर मान लो उनको लगता है कि अपने जो स्टॉक का जो फेयर वैल्यू होना चाहिए उससे प्राइस काफी ज्यादा नीचे चला गया है तो फिर वो यहाँ पर बाय कर लेंगे और फिर वो वेट करेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो है वापस अपने इस फेयर वैल्यू पे आए ताकि वो दोबारा से सेल कर पाए। तो ये जो है इन टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं इनको हम रिएक्टिव प्लेयर्स कहते हैं मार्केट में। कोरस्पॉन्डिंगली दे विल बी विलिंग टू सेल, मतलब जैसा मैंने आपको बताया बाय साइड और डाउन साइड दोनों वो ऐसा करते हैं। स्टॉक का एक फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो वेट करते हैं उसके ऊपर जाए नीचे जाए ताकि वो बाय सेल कर पाए। Thus their efforts and actions will always drive the price towards the precise fair value level। यानी वो एक फेयर वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक फेयर वैल्यू दिमाग में लेके चलते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक प्राइस का यही एक फेयर वैल्यू है, अगर इसके ऊपर जा रहा है ज्यादा तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे और इसके ज्यादा नीचे आ गया तो हम बाय कर देंगे। उनका मेन मोटिव होता है कि वो स्टॉक के प्राइस को वापस एक फेयर वैल्यू पे अपनी लेके आए, जिनको कि हम रिएक्टिव प्लेयर्स बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिस behavior keeps the stock prices and in turn the overall market within a typical range। This range thus becomes a sort of equilibrium for the stock and the market। These are what we term as trading or range market। मतलब जिस टाइप का इनका बिहेवियर है, जिस टाइप का ये बिहेवियर करते हैं, ये इनके बिहेवियर से ऐसा होता है कि ये जो है एक रेंज बाउंड मार्केट जो है वो क्रिएट करते हैं। यानी जो रिएक्टिव प्लेयर्स होते हैं जिस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी है, अगर ये मार्केट में एक्टिव है तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा सोचते नहीं है और बहुत ज्यादा शॉर्ट की साइड भी नहीं जाते, बहुत लंबा ये लॉन्ग की साइड भी नहीं जाते। इनका मेन होता है कि अपने स्टॉक के फेयर वैल्यू पे जो है वो प्राइस को लेके आए, फिर जैसे ही ऊपर जाए वो शॉर्ट कर दें, जैसे ही नीचे जाए वो बाय कर लें।
तो इन टाइप के बिहेवियर जब ये ऐसे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट जो है वो क्रिएट करती है। मार्केट या फिर स्टॉक का प्राइस जो है वो रेंज बाउंड में मतलब एक रेंज में चलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों फर्दर सिंस रिएक्टिव प्लेयर्स यूजुअली हैव अ शॉर्टर टर्म हॉरिजॉन एंड टारगेट, क्योंकि इनका शॉर्टर टर्म का टारगेट होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का ऐसा कोई टारगेट लेते नहीं। दे आर अनविलिंग टू एट्रीब्यूट एनी हायर और लोअर वैल्यूएशन टू द स्टॉक अंडर स्टडी, thus they won't initiate any strong buying or selling activity that can lift the prices above the range or drag it below the range। मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बाय या फिर सेलिंग मूव इनिशिएट नहीं करते हैं कि जैसे मान लो ये एक रेंज हो, यहाँ से तोड़ के इस प्राइस को ऊपर चले जाए या फिर ये तोड़ के ये लेवल जो है वो नीचे आ जाए। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर सेलिंग ये इनिशिएट नहीं करते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्टिव प्लेयर्स। एक्टिव प्लेयर जो होते हैं वो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक्टिव प्लेयर टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉलेजेबल सेट ऑफ प्लेयर्स टू मूव द मार्केट्स। दीज एक्टिव प्लेयर्स who believe that the price of a given stock can be should be higher or lower than the equilibrium range created by the reactive players। मतलब जो भी रेंज ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिएक्टिव प्लेयर ने एक रेंज क्रिएट की है जो कि साइडवेज रेंज है। इसको जो तोड़ता है प्लेयर वो होता है एक्टिव प्लेयर। एक्टिव प्लेयर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक कन्विक्शन होती है, बहुत ज्यादा बिलीव होता है कि यहाँ से ये प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैन बी शुड बी और हायर लोअर देन द रेंज। मतलब ये जो रेंज है इसको ये बिलीव ऐसा करते हैं कि इस रेंज को तोड़ के प्राइस जो है ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पे ये बाइंग इनिशिएट करते हैं, और ये इनकी जो कन्विक्शन होती है काफी ज्यादा हाई होती है। जब ये एक्टिव प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो एक हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। दे विल बी विलिंग टू, और सेम जो है वो सेलिंग साइड पे होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद सच बायर्स और सेलर्स एंटर द मार्केट विद अ स्ट्रांग कन्विक्शन अबाउट द प्राइसेस, दे विल बी विलिंग टू बाय above the upper boundaries or of the range or sell below the lower boundary of the range। मतलब जो भी ये रेंज है इसके ऊपर ये बाय करते हैं और नीचे ये सेल करते हैं। जब भी ऐसा करते हैं तो एक हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो ये कौन है? ये एक्टिव प्लेयर्स है। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्टिव प्लेयर्स की मार्केट है। ये आप देखो, ये मार्केट जो है वो साइडवेज है, ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे कौन से प्लेयर एक्टिव है? रिएक्टिव प्लेयर। जैसे ही एक्टिव प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखो दोस्तों एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक्टिव प्लेयर्स के आने के बाद ही आप देखो कितना बड़ा फॉल हो रहा है। रिएक्टिव प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? मार्केट को जो एक साइडवेज रेंज में लेके आ रहे हैं, और एक्टिव प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने हाई कन्विक्शन से बाय कर रहे हैं, और उनके एंट्री लेते ही जो मार्केट है वो एकदम डायरेक्शनल हो जा रहा है। तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द टू मार्केट फेजेस। दो तरीके का मार्केट फेज होता है इस बुक में, जैसा कि लिखा गया है। पहला होता है द फर्स्ट फेज है एक्सपेंशन फेज। तो एक्सपेंशन फेज क्या होता है एक बार हम वो देख लेते हैं। द मार्केट और a stock that is said to be an expansion phase when its price is trending in one direction and the daily range is completely wide। एक्सपेंशन फेज किसे कहते हैं? जब भी किसी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का आप कह सकते हो किसी स्टॉक का प्राइस जो वन डायरेक्शन में मूव करता है, जब भी प्राइस जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन फेज। such moves such moves are directed by active participant who come in with strong conviction and willing to take the price either to new higher levels or new lower levels। मतलब एक्सपेंशन फेज कौन लेके आता है? एक्सपेंशन फेज जो है वो एक्टिव प्लेयर्स लेके आते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट जैसे ही मार्केट में आते हैं वो एक अपने हाई कन्विक्शन से स्टॉक को बाय करते हैं, और उनके बाय करते हैं जो प्राइस है वो या तो ट्रेंडिंग में हो जाता है अप ट्रेंड में, या फिर अगर वो शॉर्ट करते हैं कन्विक्शन से तो वो डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं दिखाता हूं आपको, तो दे आर ऑल्सो विलिंग टू डंप द स्टॉक एट द लोअर प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो बाय करते हैं तो हाइयर प्राइस जो है वो ऊपर जाता है ट्रेंड में, और अगर वो डंप करते हैं किसी स्टॉक को तो वो उसका प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है। Their aggressive buying or selling actions take the prices far away from the mean value। It takes very specific techniques to trade these markets and you will have to get a grip over these techniques before you can trade profitably। तो अगर यहाँ पे देखो सिंपली वही चीज दोस्तों बताई गई है कि जब भी ये एक्टिव प्लेयर जो है एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग करते हैं वो स्टॉक को जो है मीन वैल्यू मतलब एक फेयर वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट करते हैं जो रिएक्टिव प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टॉक का एक फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर जाते ही वो शॉर्ट कर देते हैं और नीचे आते ही वो बाय कर लेते हैं। लेकिन जो एक्टिव प्लेयर्स होते हैं वो स्टॉक के प्राइस को जो एक फेयर वैल्यू है स्टॉक का उससे बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, और स्टॉक का प्राइस जो है वो एक काफी डायरेक्शनल और रेंज में हमें डायरेक्शनल मूव स्टॉक के प्राइस में हमें देखने को मिलता है।
You can get a good moves in such markets by staying with the trend till the end. मतलब आपको ये मार्केट में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बस आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड के साथ बने रहना है. You can take trades in the direction of the trend either on the price correction or on the time of correction. आप इसमें ट्रेड तब इनिशिएट कर सकते हो, मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस में यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, पुल बैक देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो, इस ट्रेंड का आप फायदा उठा सकते हो. द मार्केट इज सेट टू बी इन कॉन्ट्रैक्शन फेज. ये हमने पढ़ा ट्रेंडिंग. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज की. अभी हमने एक्सपेंशन फेज देखा, अब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज देखेंगे. The market is set to be in contraction phase when the price moves in tight range. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी प्राइस रेंज में एक मूव करता है, एक प्राइस जो है वो रेंज में मूव करेगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है. The price keeps moving around the mean value as perceived by these participants. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी स्टॉक का एक मीन वैल्यू है उसके आसपास ही जो प्राइस है वो मूव करता रहेगा, और ऐसे मूवमेंट को जो है वो ऐसी मूवमेंट जो है वो मार्केट में रेंज एक क्रिएट करती है. The markets keep alternating between the two phases of contraction and expansion. A contraction phase or ranging market go hand in hand. A contraction is followed by an expansion and then again another by contraction. मतलब इसमें ये बताया गया है, एक हैंड इन हैंड मूवमेंट आती है. यानी अगर मान लो पहले एक्सपेंशन फेज आ रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक्सपेंशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक्सपेंशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो यहाँ पे आप देखो ये मूवमेंट जो है वो साथ साथ चलती रहती है. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर एक्सपेंशन फेज आ गया तो सिर्फ एक्सपेंशन ही रहेगा, या कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा. थोड़े टाइम बाद आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी एक्सपेंशन होगा. दोस्तों ये एक टॉपिक है, ये मतलब क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को इतना कवर नहीं कर रहा. वीडियो के लास्ट में मैं देखूंगा अगर मैं बाद में कवर कर पाऊँ इकोनॉमिक, बिजनेस साइकिल एंड सेक्टर रोटेशन. ये इतना रेलिवेंट है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है. इसमें ये बताया गया है कि मार्केट जो है वो इकोनॉमी पे बिहेव करता है. अगर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट जो है वो स्लो डाउन होगा. और इकोनॉमी में एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट जो है उसमें हमें प्राइस में, मार्केट के जो प्राइस में वहां पे मूवमेंट हमें अच्छी देखने को, ट्रेंडिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है. बिजनेस साइकिल के बारे में इसमें बताया गया है कि बिजनेस साइकिल जो होता है वो भी मतलब जैसे मान लो कोई सेक्टर है या सेक्टर रोटेशन, बिजनेस साइकिल एंड सेक्टर रोटेशन. मान लो कोई ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुका है काफी ज्यादा, एक एक्सपेंशन फेज में जा चुका है, उसके बाद चांसेस हाइयर है कि इसके बाद दोबारा से ऑटो सेक्टर जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा. तो सेक्टर रोटेशन के बारे में बताया गया है कि एक सेक्टर में अगर मूवमेंट आ गई है तो उसके बाद दोबारा चांसेस है कि उसमें जो है वो एक्सपेंशन फेज अगर आ गया है तो कॉन्ट्रैक्शन फेज दोबारा इसमें देखने को हमें मिले. दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ. सेकंड पार्ट में अगर हम कवर करेंगे मूविंग एवरेजेस, सेकंड पार्ट हम मूविंग एवरेजेस का कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो भी मैंने आपको बताया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ये चीज देख लेना. अब जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसमें हम मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वेट करो दूसरे पार्ट का कि हम दूसरे पार्ट में मूविंग एवरेजेस के बारे में क्या क्या सीखते हैं.